दोस्तों हम सब लोगों ने कभी ना कभी सैमसंग का प्रोडक्ट यूज जरूर किया होगा। किसी के घर में टीवी होगा, एलसीडी होगा, किसी के घर में माइक्रोवेव होगा, किसी के घर में वॉशिंग मशीन होगी। तो क्या ना किसी के पास सैमसंग का नए गैजेट होंगे या फोन होगा। अगर सैमसंग हमारी लाइफ में नहीं आया होता तो क्या होता, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। सैमसंग एक ऐसी कंपनी है कि जिसने एप्पल कंपनी को अपने पार्ट्स दिए असेंबल करने के लिए, और जो आज एप्पल इतना बड़ा साम्राज्य बन गया। सैमसंग ही वही कंपनी है जिसने अनदर कंपनियों को भी लैपटॉप को ऐसे ऐसे गैजेट्स जिनको अपने मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स दिए असेंबल करने के लिए। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि आज मैं सैमसंग की बात करने वाला हूं। आप भी सोच रहे होंगे कभी तो ये भगवान की वीडियो बनाता है, कभी ये पाकिस्तानों को रोस्ट करता है, कभी आईपीएल की वीडियो बनाता है। मेरा फर्स्ट मोटिव ये है कि जहां से भी बेस्ट जानकारी मिले तो मैं आपके सामने रख दूं। आज मेरे को सैमसंग मिला तो मैं सैमसंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अंत कहें अनसुने कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों साउथ कोरिया कंपनी ऐसे ही इतना बड़ा साम्राज्य लेके नहीं बैठी हुई। हम अभी तक यही सोचते आ रहे थे कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाता है। क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा किसने बनाया? सैमसंग ने। क्या आप जानते हैं फाइटर टैंक किसने बनाए? सैमसंग ने। क्या आप ये भी जानते हैं कि फाइटर जेट किसने बनाए? सैमसंग ने। बड़े बड़े शिप कारपोरेशन किसने बनाए? सैमसंग ने। दोस्तों सैमसंग, हम सिर्फ अपने माइंड का एक यही सोच के रह जाते हैं कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही बसा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सैमसंग 80 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो सैमसंग की अपनी खुद की हैं। मान लो सैमसंग आज अपना हाथ पीछे कर भी लेता है मोबाइल से, तो 95% कंपनियां समुद्र में डूब जाएंगी विदाउट सैमसंग के, क्योंकि वो पार्ट्स बनाते ही नहीं है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, सैमसंग के बिना अधूरी है। सैमसंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अगर एक कंपनी बंद होगी तो क्या फर्क है? 79 कंपनियां तो उसके पास है ना। इसलिए सैमसंग के बिना आप अधूरे हैं दोस्तों, आप अधूरे। अब मान के चलो कि अगर उन्होंने अपना मोबाइल का काम बंद भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 79 कंपनी जो है अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे वो स्कूल बनाने हो, चाहे वो मॉल बनाने हो। अब तक यही सोच रहे थे सैमसंग तो सिर्फ मोबाइल ही बनाता है। नहीं, बहुत कंपनियां, मैं आगे आपको और भी कंपनियों के बारे में बताऊंगा। सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो छोटा सा देश साउथ कोरिया, उसकी 20% जीडीपी की हिस्सेदार है। मतलब कि 20% जीडीपी के बराबर है। मतलब कि 5वां हिस्सा है जो उनकी जीडीपी है। आप समझ रहे हैं ना, 5वां हिस्सा है जीडीपी का। जो वहां का प्रेसिडेंट है, सैमसंग का मालिक, मुझे लगता है उस कब तक होगा, हो सकता है उससे आगे का भी, उसका बड़ा भी कद उससे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जो बंदा 20% जीडीपी अपने देश के लिए करता हो, हमारे देश में है कोई ऐसा? आप मुझे बताइएगा। जो बंदा 20% जीडीपी अपने देश को देता हो, वो कितनी बड़ी शख्सियत होगी। हमारे देश में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पहले सोच लेते हैं हमने क्रिकेटर बनाना है, हमने फुटबॉलर बनाना है, हमने आईटी में भेजना है, हमने एचआर में भेजना है, हमने इंजीनियर बनाना है, हमने डॉक्टर बनाना है, फलाना ढिमकाना पत्नी क्या क्या बनाना है। हमें नहीं पता होता, सोचते क्या बनाते क्या है। लेकिन साउथ कोरिया के लोगों का एक ही ड्रीम होता है कि वो बच्चों को ऐसे काम में डाल देते हैं कि वो बड़े होकर सैमसंग कंपनी के अंदर काम करें। उनका सपना है, वो पैदा ही सैमसंग कंपनी के काम के लिए होते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े होंगे, और यार सैमसंग कंपनी में हमारा नाम हो जाए, बस किसी तरह हम उसमें काम करने लग जाएं। ये उनका ड्रीम है सैमसंग कंपनी। मैं इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, गौर से सुनते रहिएगा दोस्तों। अब आगे बात यह है कि सैमसंग चालू कब हुआ था, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है, ये कितने देशों के अंदर है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां है इसका, क्या कंट्रोवर्सी थी सैमसंग की, क्या इसको सरकार ने सपोर्ट किया। क्या दोस्तों आपके घर में भी कोई सैमसंग का प्रोडक्ट यूज करता है? आप सैमसंग को लाइक करते हो कि नहीं लाइक करते हो, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या इसके साथ घटना घटी, कैसे ये स्टैब्लिश हुआ,
कैसे इतनी बड़ी मार्केट बन गया ये कि लोगों के हर किसी के जबान पे एक बार सैमसंग नाम आ गया था। आगे मैं बताता हूं। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की एक रिच फैमिली से। एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ली ब्योंग चन, 28 साल का, और वो एक नई कंपनी खोलता है, सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। अब उसने नाम सैमसंग ही क्यों रखा? क्योंकि सैमसंग को साउथ कोरिया के अंदर कहा जाता है 3 स्टार। 3 माने वो कहते हैं ऊंचे ओहदे वाला, और स्टार का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो समय से ज्यादा चले। उसको पता था कि मैं जिस कंपनी का नाम रख रहा हूं सैमसंग, और उसको उम्मीद थी कि ये इसके प्रोडक्ट लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उसने अपना पहला प्रोडक्ट, पहला मोबाइल 1938 में बना लिया था? नहीं 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 नहीं, उसने अपना पहला प्रोडक्ट क्या बनाया था? आप गेस भी नहीं कर सकते। उसका पहला प्रोडक्ट था सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस और नूडल्स। इससे उसने अपना काम शुरू किया। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। उसने इतना रिच आदमी था, क्या जरूरत थी उसे सब्जियां बेचने की, फल बेचने की, फ्रूट बेचने की, मछलियां बेचने की? उसने कहा कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और उसने वही किया। ये प्रोडक्ट बेचने लग गया, और साउथ कोरिया के अलग अलग जगह पे उसने अपनी शॉप्स बनाना शुरू कर दी, और जगह जगह पे माल अपना बेचना शुरू कर दिया। अब वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था, क्योंकि उस फील्ड में अभी कोई भी बंदा उतरा नहीं था। अब वो अपने आसपास की कंट्रियों में, आसपास के प्रांतों में वो प्रोडक्ट बेचने लगा, और उसको मुनाफा भी ठीक ठाक होने लग गया था। अब उसने साउथ कोरिया के सियोल में अपना सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनाया, जहां से वो अपने सारे काम करता था, सारी मैन्युफैक्चरिंग करता था, और हर जगह एक्सपोर्ट करता था। और आने वाले 10 साल में वो टॉप 10 में आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई तरक्की कर रहा हो तो उसके बीच में रोड़ा बनता है। वो रोड़ा 1950 में हुआ, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में युद्ध हो गया। अब क्या था, नॉर्थ कोरिया के तो प्रेसिडेंट को आप जानते ही हैं कितना क्रूर है। सेम वैसा ही हुआ। युद्ध होना दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है देश के लिए और उनके नागरिकों के लिए, क्योंकि जब देश खराब होगा तो उनके नागरिकों का तो बुरा हाल होगा ही होगा। अब खाने के लाले पड़ गए थे, पीने के लाले पड़ गए थे, एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकता था, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट करना था वो वहां की जनता को खिलाना था। बहुत चीजें नष्ट हो चुकी थी। ये था इनका पहला जो ड्रॉप बैक शुरू हो गया था। लेकिन जब धीरे 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 युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कोई दूसरे फील्ड में भी उतरना पड़ेगा। लेकिन फील्ड में उतरने से पहले बहुत चीजें सोचनी होती हैं। अकेला एक बिजनेसमैन ये काम नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट मिलना जरूरी होती है। क्या वो सपोर्ट मिला, नहीं मिला, इसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूं। अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल रहा हो सैमसंग के फाउंडर को या मालिक को कि भैया तू ऐसा कर, तेरा नुकसान हो गया, मैं भर देता हूं। अब करना तो सैमसंग को अकेले ही था। अब साउथ कोरिया में एक चीज बहुत अच्छी है कि वहां गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। वर्ल्ड में आज भी साउथ कोरिया का नाम है गन्ना उत्पादन करने में। अब उसके जो फाउंडर था या उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम गन्ने की जो ये खेती हो रखी है, हम शुगर मिल तैयार करें। उन्होंने क्या करा, जो उनके पास बचा कुचा था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा, कैसे तैसे करके उन्होंने गन्ने की मतलब की शुगर मिल बनाई उन्होंने। अब उसे धीरे 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 प्रॉफिट आना शुरू हो गया, उनका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि चीनी भी जो थी ना, चीनी भी लोगों के लिए एक नई क्रांति थी। लोगों को कहां चीनी देखने को मिलती थी, लोग गुड़ शहद यही चीजें जानते थे लोग मीठे के अंदर। अब चीनी की क्रांति हो गई, लोगों ने सोचा कि यार इतना गुड़ खाना पड़ता है, इतना शहद यूज करना पड़ता है, नेचुरल चीज है, अब यार इसकी चीनी बन रही है। अब फिर उनका दिमाग और ग्रो करने लग गया। उन्होंने सोचा यार कि जब हम गन्ने का काम कर रहे हैं, हम चीनी शुगर मिल का काम कर रहे हैं, क्यों ना हम वुलन का काम करें। अब वो टेक्सटाइल में भी घुस गए। अब टेक्सटाइल में क्या था, टेक्सटाइल में वुलन कपड़े बनाने लग गए। अपने अपने पूरे कंट्रियों में वुलन कपड़े इधर उधर एक्सपोर्ट करने लग गए, प्रॉफिट अच्छा आने लग गया। अब वो ना अपने एम्प्लॉइजों को
सैलरी भी ठीक देने लगे। देखो जो काम करेगा कंपनी वही अच्छी होती है जो काम करेगी अपने एम्प्लॉय को पैसा ठीक देगी, रोकड़ा ठीक देगी। भैया जितना काम करेगा उतना पैसा ले ले मेरे से। ये हमारे इंडिया में नहीं है 12 घंटे 8 घंटे काम के 4 घंटे चमचागिरी करी, पैसे 8 घंटे के मिल रहे हैं, अपने मैनेजरों के अपने बड़े एचआरओ के तलवे चाटना चमचागिरी करना। ना 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 ना, बाहर कंपनी में ऐसा नहीं, जितना काम उतना पैसा। अब जब वो पैसा अच्छा देने लगे उनके दिमाग में बात आया कि हम अपने एम्प्लॉय को सिक्योर क्यों ना करें, वो उनको इंश्योरेंस भी करने लग गए। फिर एक दिन उनके फाउंडर के दिमाग में आया क्यों ना हम साली इंश्योरेंस कंपनी ना खोल लें। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने इंश्योरेंस फील्ड में भी चले गए। अब लोगों के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बड़े बड़े लोगों के इंश्योरेंस करने लग गए। देखो अभी तक तो आप यही सोच रहे थे कि वो सब्जी बेच रहे हैं, वो फ्रूट बेच रहे हैं, या दिमाग में यही मिथ था अबे ये तो सिर्फ फोन ही बनाते हैं, ये एप्पल को टक्कर देते हैं, एप्पल की टक्कर वाली कंपनी है। नहीं देखो दोस्तों बड़ा संघर्ष किया उन्होंने भी, इंश्योरेंस बेचने लग गए और बड़े बड़े लोगों को इंश्योरेंस भी दिया। अब जब ये इंश्योरेंस देने लगे, ये हमारे इंडिया वालों की तरह नहीं, आप एक बार इंश्योरेंस या किसी चीज पे क्लिक कर दो तो आपको हजारों फोन आ जाएंगे। ये किसी के तरले नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंश्योरेंस आदमी को खुद सहूलियत चाहिए होती है। आदमी जानता है कि इंश्योरेंस उसको फायदा है कि नहीं है। इन्होंने बड़े बड़ी कंपनियां खोली इंश्योरेंस की, लोग खुद जाके अपने इंश्योरेंस करवाने लगे। कोई अपनी हेल्थ का कराने लग गया, कोई किसी चीज का कराने लग गया, कोई बच्चों का कराने लग गया। इनका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया। अब इनके दिमाग में बात आई कि जब हम इंश्योरेंस कर ही रहे हैं तो इन्होंने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोलना शुरू कर दिए, मॉल खोलने शुरू कर दिए, जहां सारा सामान एक ही जगह मिल जाए। पब्लिक परेशान होती है। अब किसी को कोई चाहिए तो कोई किसी को पनवाड़ी की दुकान से कुछ चाहिए होता है, किसी को दही वाले की दुकान से चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को ग्रोसरी चाहिए, वहां सब एक साथ ही मिलने लग गया। और साउथ कोरिया में एक से एक डिपार्टमेंटल हाइपर स्टोर खोले इन्होंने। अब सैमसंग का जो फाउंडर था ना, वो साउथ कोरिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया, बनना ही था, क्योंकि वो अपना दिमाग मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पब्लिक को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, वो सच्चा काम कर रहा था। उसकी पब्लिक वार के बाद भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही थी कि हाँ यार ये बंदे ने सही काम किया, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इनसे कपड़ा खरीद सकते हैं, हम इनसे चीनी खरीद सकते हैं, हम इनसे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिससे किसी का नुकसान नहीं। जैसे हमारे देश का प्रोडक्ट है, स्वदेशी है, हमारी तरह नहीं, हमने लेना ही नहीं है। कोई बाहर का प्रोडक्ट आया तो उसके ऊपर हजारों रुपए खर्च कर दो, लेकिन अपना कोई देसी प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, उसको गालियां दो। वो अपने स्वदेशी अपनी कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर उनकी जान थी, ट्रस्ट करते थे वो, और ऐसा ही हुआ। तो उसका रिचेस्ट होना तो लाजमी था ही था दोस्तों। अब सैमसंग की लाइफ में सेकंड टर्निंग पॉइंट कहां आता है दोस्तों? 1968 के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर अपने पैर डाले। 1969 के अंदर इन्होंने पहला टीवी लॉन्च किया, 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, धूम मचा दी। जैसे जॉन इब्राहिम ने बाइक पे बैठ के धूम मचाई थी ना, वो तो खुश हो गया था बाद में जाके 1 साल 2 साल। इन्होंने 10 साल राज किया और वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टीवी की कंपनी बन गई थी दोस्तों। छोटी मोटी बात नहीं है। 1979 के अंदर इन्होंने पहला माइक्रोवेव लॉन्च किया। जो लोग आग पे खाना बनाते थे, जो लोग गैस पे स्टोव पे खाना बनाते थे, उन लोगों को एक बक्सा ऐसा मिला जिसमें खाना डालो तो गर्म हो जाए। 1979 के अंदर। 1980 के अंदर तो एक अलग ही क्रांति आ गई, एयर कंडीशनर। हो गर्मी से राहत, मजा ही आ गया लोगों के लिए। महंगा था लेकिन जो लोग खरीद सकते थे वो तो खरीद रहे थे। फिर 1983 में सबसे बड़ी क्रांति आई कलर टीवी की। जिन लोगों के काले पीले चेहरे नजर आते थे वो गोरे नजर आने लग गए, वो कलर्ड नजर आने लग गए। क्या क्रांति आई थी 1983 के अंदर। कलर टीवी, सपना होता था लोगों के घर में टीवी आ जाए। किसी गांव में टीवी आता था लोग तो पागल हो जाते थे। चलो रेडियो की बात कर रहा हूं मैं, टीवी तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने 1983 के अंदर कलर टीवी लॉन्च कर दिया था और हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि सैमसंग सिर्फ मोबाइल ही बनाती है। दोस्तों अभी ये रुकने वाले नहीं थे।
1984 में जब मेरा जन्म हुआ, मैं अपने जन्म की बात कर रहा हूं, 1984 में इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिए और 1994 तक ये इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चर दुनिया के सबसे बड़े बन गए थे। दोस्तों 10 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब 2007 के अंदर पहला एप्पल का फोन लॉन्च किया स्टीव जॉब ने, तो लोग कह रहे थे ओह क्या फोन लॉन्च किया, अरे इसने तो नई क्रांति ला दी। अरे भाई हमने तो ऐसा फोन ही नहीं देखा। अरे भाइयों, अगर सैमसंग उसको पार्ट नहीं देता तो आई की जगह मुझे लग रहा है कि साउथ की आई फिल्म ही बनी हुई होती। आई फिल्म तो हमने सब देखी होगी। आईफोन नहीं बनता, फिर आई फिल्म बनती। ऐसा है सैमसंग। अब थर्ड टर्निंग पॉइंट तो ये था कि सैमसंग एलईडी पैनल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के सबसे बड़े बन गए थे, लेकिन अभी ये कोई नहीं जानता था कि इन्होंने अपना पहला फोन कब बनाया। दोस्तों क्या आपको पता है इन्होंने अपना पहला फोन कब बनाया? मुझको कमेंट जरूर कीजिएगा। इन्होंने अपना पहला फोन 1983 के अंदर बनाया, एप्पल से 25 साल पहले। दोस्तों हम तो यही सोच रहे थे कि सैमसंग के फोन तो एप्पल के बाद आए या फोन इनके चले ही नहीं, क्या है क्या नहीं है, ठिमका फटाना है। लेकिन 25 साल हो गए थे इनको एप्पल से पहले, और इन्होंने अपना पहला फोन लॉन्च किया 1986 के अंदर SC100 फ्लॉप। फिर दूसरा फोन इन्होंने लॉन्च किया 1988 के अंदर SH100, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर तीसरा इन्होंने फोन लॉन्च किया SH700, वो हिट हो गया। कहने का मतलब है अब देखो एक आदमी फोन बना रहा है, कोई फोन 2 4 5 10 15 20 100 200 फोन तो बनाने में लाखों का प्रोडक्शन होता है, उसका पहला फोन फ्लॉप हो जाए तो वो एक क्रांति लाना चाहता था, वो क्रांति उसकी रुक गई। उनने फिर दोबारा फोन बनाया, फिर उसका फोन फ्लॉप हो गया। फिर उसका दिमाग तो घूमा ही होगा ना, यार मैं फोन में बेफजूल में पैसे डाल रहा हूं, मेरा काम नहीं हो रहा। उस बंदे ने देखो फिर 1993 में उस बंदे ने फिर फोन लॉन्च किया, हिट हो गया। अब दोस्तों 1994 के अंदर SH770 दोस्तों जो ब्लॉकबस्टर हुआ, 1994 में DDLJ भी ब्लॉकबस्टर हुई थी ना शाहरुख खान की, ऐसे ही ब्लॉकबस्टर हुआ ये और मोबाइल दुनिया में तहलका मचा दिया। 1996 से लेकर 1998 तक 97% ये फोन का राजा बन चुका था दोस्तों। 97%। अरे यार हम तो एप्पल के पीछे ही मरे जा रहे हैं, एप्पल 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 एप्पल। अरे भाई उसने किया ही क्या है, दूसरे के पार्ट्स लेके तो फोन लॉन्च कर रहा है, इसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों कहते हैं ना कि आदमी कई दफे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है, शोहरत बहुत मिल जाती है। थोड़ा सैमसंग के साथ भी ये होना लाजमी था। अब 1998 के बाद ये जो भी फोन बना रहा था ना, मतलब उससे पहले भी जो उसने फोन बनाए थे जो उसके हिट हुए थे, ये फोन बना था CDM में, जिसमें जो सिम होती है ना वो इनबिल्ट होती है। जैसे आपने भी देखा होगा रिलायंस वाले टाटा वाले फोन बना रहे थे, उनकी सिम अंदर ही इनबिल्ट होती है। रिलायंस वालों को फोन बड़ा फेमस हुआ था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सेम सैमसंग वाले भी वही फोन बना रहा था, लेकिन लोगों का ना ध्यान चेंज होने लग गया, लोगों का दिमाग थोड़ा चेंज होने लग गया, क्योंकि एक कंपनी ने कदम रख दिया था, बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने मोबाइल के अंदर तहलका मचा दिया था, जिसका नाम है नोकिया। कोई कंपनी उसके सामने नहीं टिकी, हर घर के अंदर नोकिया। स्नेक गेम ले लो, चाहे उसकी मजबूती ले लो, चाहे ड्यूरेबिलिटी ले लो, नोकिया तो नोकिया ही था दोस्तों। कोई कंपनी उसके सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कई दफे आदमी अपनी जिद कर देता है, अपने एटीट्यूड में हो जाता है, उसका बेड़ा पार में बेड़ा गर्क हो जाता है। सेम नोकिया के साथ भी वही हुआ। 2009 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी सीरीज लेकर आया, 2009 के अंदर टच स्क्रीन लेकर आया, वही क्रांति थी। अब लोग ना सैमसंग को पहचानने लगे थे टच स्क्रीन से, बड़ी बड़ी स्क्रीन आ रही थी, सुंदर सुंदर फोन आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि नोकिया टच फोन नहीं ला रहा था, लेकिन सैमसंग जो एलईडी बनाता है, एलईडी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, उसने कुछ तो अलग करना ही था ना। उसको गैलेक्सी सीरीज लेकर आया जो लोगों के दिलों में छा गई, लोगों को टच करने में, पेन से टच करने में मजा आने लगा। लोग मिनटों मिनट की पैड पर अपनी उंगलियां फेरते थे,
और फोन मिलाते थे और डिस्कनेक्ट कर लेते थे। अब 2010 से लेके 2022 तक सैमसंग ने पूरा राज किया, 12 साल किसी को आगे नहीं आने दिया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी मोबाइल की। अब ये लोगों को अपनी दूसरी कंपनियों को पार्ट्स दे भी रहा था, फिर भी उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। छोटी छोटी कंपनियां, चाइना की कंपनियां, जापान की कंपनियां इससे पार्ट खरीदने लग गई थी। लेकिन कहते हैं ना, क्रांति जब आनी होती है वो आती है। 2023 में एप्पल ने, स्टीव जॉब ने इनको पीछे कर दिया। ये और कंपनियों के प्रति नहीं, लेकिन एप्पल के प्रति ये थोड़ा पिछड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि ये एप्पल को भी खत्म कर दे, एप्पल को भी पीछे कर दे, क्योंकि एप्पल के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एप्पल एलईडी एप्पल इनकी लगाता है, फ्लैश लाइट इनकी एप्पल लगाता है, अंदर के पार्ट्स एप्पल इनके लगाता है, और आप बताओ कैमरा पिक्सल एप्पल इनके लगाता है। गूगल के जो फोन हैं, जो उनके पिक्सल हैं, वो भी सैमसंग ही देता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में सैमसंग इनसे आगे हो जाए, एप्पल से आगे हो जाए, कोई एप्पल को पूछे भी नहीं और सैमसंग को पूछे। एप्पल की जो गैलेक्सी सीरीज है बहुत शानदार सीरीज है, और एप्पल के प्रति मेरे को तो सैमसंग के फोन बहुत पसंद है। ठीक है, एप्पल के फोन क्या है, एप्पल वाला सिर्फ एप्पल को ही पहचानता है, दूसरे को नहीं पहचानता। सैमसंग में ये चीज नहीं है, वो कहता है सबको मैं अपने पास मिला सकता हूं, सबको मुट्ठी में कर सकता हूं। सेम सैमसंग की सोच थी। क्या दोस्तों आपने भी कोई सैमसंग का ऐसा प्रोडक्ट यूज किया है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट करें, मेरे को सपोर्ट करें, पता भी लगे कि कितने क्या क्या प्रोडक्ट आपने कौन से सन में यूज किया है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको आगे और विस्तार से बताता हूं कि सैमसंग ने और क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। आगे देखिए। क्या आप जानते हैं सैमसंग का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे है? मुझे कमेंट कीजिए। क्या आप जानते हैं? कोरिया में नहीं, इंडिया, नोएडा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल का, वो मतलब कि नोएडा के अंदर है। अभी इन्होंने रुकना नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े जहाज मैन्युफैक्चर कर रहे थे। छोटे मोटे नहीं कर रहे थे, छोटे मोटे आप शिप देखते हो, उनके पापा दादा बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। जो 1950 के अंदर युद्ध हुआ था इनका नॉर्थ कोरिया से, उसको देख के ये फाइटर टैंक बना रहे थे, और टैंक भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत अच्छे टैंक, हाईटेक टैंक बना रहे थे जो बाहर भी एक्सपोर्ट करते। हर कंट्री इनसे लेने के लिए उत्सुक रहती है। फाइटर जेट बनाए इन्होंने, कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे मिसाइल छोड़नी है, कैसे टेक्नोलॉजी है, ये सब बना रहे थे। फिर भी नहीं रुके ये। आप सोच रहे हो कि ये यहां रुक गए होंगे। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ए से लेकर जेड तक सारा सैमसंग ने किया है। मोबाइल 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 यही सोच रहे थे कि मोबाइल ही बना रहे हैं, दिमाग मोबाइल में ही घुस गया था। मलेशिया का ट्विन टावर, कहते हैं कि 2 बिल्डिंग एक साथ इन्होंने तैयार की थी। कहते हैं जैसे बुर्ज खलीफा है ना दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ऐसे ट्विन टावर ट्विन के अंदर सबसे बड़ी सैमसंग ने बनाई थी। और इंश्योरेंस की लार्जेस्ट कंपनी साउथ कोरिया की, वो सैमसंग ही है दोस्तों। गौर से सुनने वाली बात है, कहां से शुरू किया था, अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्हीं की कंपनी है। फिर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ गए, बड़े बड़े मॉल बनाने लग गए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने लग गए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये हमारी तरह नहीं है, क्योंकि इनके अंदर चोर बाजारी नहीं आई। ये अपने देश के लिए सोच रहे थे। कहां देख लो 1950 के अंदर युद्ध हुआ, तरक्की देख लो भारत से कितना आगे है। टेक्नोलॉजी, एक से एक टेक्नोलॉजी। अब देख लो फील्ड में कैसे 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 आगे बढ़ने लगे। लेकिन कहानी कहीं तो आगे रुकनी थी। मैं कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। 1950 में जब इनका युद्ध हुआ नॉर्थ कोरिया से, ये दिवालिया हो गए थे, पूरे देश पे आर्थिक संकट हो गया था, खाने पीने को नहीं था। सैमसंग वालों ने अपना खाना पीना
लोगों में बांटना शुरू कर दिया था। अब यूएसए, यूएन और बड़े बड़े देश ने इनको पैसा देना शुरू किया कि देखो हमारे को ना आपके देश की ना ये हालत देखी जाती थी, क्योंकि देखो दोस्ती थी। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, कर्जा दे देता है, तुम अपने देश की पब्लिक को दो, कोई भूखा ना मरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ। अब जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था ना, उसका दिमाग कुछ और ही चल रहा था, खुरापाती दिमाग था उसका। उसने कहा देंगे हम पब्लिक को देंगे। उसने ऐसा है कि 4-5 बड़े बड़े, जैसे सैमसंग हो गया, उस टाइम एलजी बड़ा फेमस था, हुंडई था, जो मुझे कंपनियां पता है जहां तक मैंने सर्च किया, इनको आगे बुलाया, इनको कम रेशो में, कम रेपो रेट में, कम इंटरेस्ट में इनको पैसे दिए, इंटरेस्ट रेट में कम इनको पैसे दिए। इनको बोला तुम बड़ा काम करो, नाम करो, अपनी कंपनी फैलाओ जिससे देश का नाम हो, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। मेरी बात समझ रहे हो? सोच बड़ी थी ना। अगर वही सेम उसके जैसा देश है नॉर्थ कोरिया, क्या करा उसने? तरक्की तो करी है उसने, लेकिन आज भी उसके देश में हंस नहीं सकता कोई बंदा, कोई बंदा ठीक से खा नहीं सकता, कोई बंदा पटाखे जला नहीं सकता, कोई बंदा इंटरनेट नहीं देख सकता, कोई बंदा गाड़ी में नहीं बैठ सकता। सब लोग साइकिल में जाते हैं, साइकिल का सफर करते हैं दोस्तों। कोई गाड़ी तो उनको पता ही नहीं है, कोई अच्छा खा नहीं सकता, कोई गाना नहीं बजा सकता। अगर किसी को पता लग गया कि इन्होंने कुछ ऐसा किया, सीधा गोली मार देते हैं। और वो अकेला ऐसा नहीं है, उनके आने वाली 7 पुश्तें नौकरी करती है, सब खेती बाड़ी करते हैं, कोई धान उगाता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है। लेकिन साउथ कोरिया ने ऐसे नहीं किया। इसने अपने बिजनेसमैनों के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर विश्वास बनाया। समझ, एक विश्वास बड़ा जरूरी है दोस्तों। हम किसी बैंक में जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, और हमारे को अभी थोड़ी दिन बाद पहले पता लगता है साला ये इसके साथ वाला बैंक तो फ्रॉड निकला, हम डरने लग जाते हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां की पब्लिक बहुत समझदार है, उन्होंने विश्वास बनाया। अगर वहां की पब्लिक भी पत्थर, टमाटर लाते घूसे मारने लग जाती, हमारे को पैसा नहीं दिया, आज इतनी बड़ी कंपनी बन जाती, आज सैमसंग आपके बीच में होती? कभी नहीं होती दोस्तों। एप्पल तो होता ही नहीं। एप्पल छोड़ो भाई साहब, आज आप जो प्रेस कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, ठंडे ठंडे एसी में मॉलों में एसी लगा हुआ है, आप घूम रहे हो, वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनका करता धरता तो सैमसंग ही था। टाइम निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, समय निकलता गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जिसमें सैमसंग भाई साहब आज भी वर्ल्ड के 29वें बड़ी कंपनियों में सैमसंग का नाम है दोस्तों। 25 बिलियन की कंपनी है वो। इतने के ही टाटा वाले, रिलायंस वाले हैं 25 बिलियन, छोटी मोटी नहीं है। 25 बिलियन बहुत होता है। कैसे साम्राज्य खड़ा किया होगा उन्होंने अपना, कितने साल लग गए उनको। 1938 से देख लो, आज 25 बिलियन की कंपनी बन गई है दोस्तों। कंट्रोवर्सी, इनके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब जिन्होंने इनको पैसा दिया था, यूएसए ने, यूएन ने, यूएसएसआर ने इनको पैसा दिया था। उन्होंने पैसा जो दिया था वो इनके देश की भलाई के लिए दिया था। ये दिया था पैसा कि जाके तुम अपने नागरिकों को दो, तुम बिल्डिंग भी बनाओ। लेकिन आज भी वो सब ये लोग ये कहते हैं कि वो पैसा ये खा गए। खाया नहीं लोगों। अगर आज वो अपने देश के लिए पैसा नहीं लगाते, आज सैमसंग को कौन पहचान सकता था? कोई नहीं पहचान सकता था। आज सैमसंग के बारे में कौन जान सकता था? सब लोग यही सोच रहे होते। अगर आज मान लो आज एप्पल बंद हो जाता है या एलजी बंद हो जाता है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 80 कंपनी जो 1990 के अंदर भी इन्होंने रिलायंस के साथ, अब हर बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे हाथ मिलाना चाहती थी, इनसे पार्टनरशिप करना चाहती थी। ऐसा ही हुआ 1990 के अंदर, 1990 के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिनॉल्ट ने इनके साथ हाथ मिलाया, और वो हाथ आज भी कायम है। मींस पार्टनरशिप आज भी कायम है। ये है ट्रस्ट बिल्डअप करने का। दोस्तों, अगर आज सैमसंग नहीं होते तो आप और मैं क्या होते? क्या मैं ये वीडियो बना पा रहा होता?
कभी नहीं बना पा रहा होता। क्या इतना बड़ा सोशल मीडिया होता? नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि अगर किसी कंपनी के बारे में बुराई करनी है या अच्छाई करनी है, पहले उसकी तह तक जाओ कि उसका संघर्ष कितना है कितना नहीं। ऐसे ही सैमसंग का था कि इन्होंने संघर्ष बहुत किया। आप बताइए संघर्ष किया कि नहीं किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तब भी बताइए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तब भी बताइए। मैसेज जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।